हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी 4 में वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी पीसीएल यूपीआर टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए, ठीक है, जैसे कि यूपी पीसीएल में भी आई है इलेक्ट्रीशियन के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए, ठीक है। इसके अलावा यूपीआर रीजनल में इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, ठीक है, TG2 के लिए। तो उन्हीं के लिए दोस्तों खासकर में जो ITI के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या जो ऑलरेडी इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है दोस्तों, हम बात करते हैं इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। इसके अलावा ऑलरेडी मैं पहला पार्ट अपलोड कर चुका हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहा हूँ सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। यहाँ से आपको 7 से 8 नंबर बड़े आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। सिंपल सा होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इलेक्ट्रीशियन से हों या आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से हों, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। आप इसे आसानी से पढ़ के, ठीक है, आसानी से नंबर आप गेन कर सकते हो किसी भी एग्जाम में। तो यदि आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो वहाँ पे आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को आप अच्छे से पढ़ के आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स की। जैसे कि ऑलरेडी हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स में बात कर चुके हैं पहले लेक्चर में, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में बताया था, ठीक है। मैंने आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको बताया था। आज हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, ठीक है। तो इसके पहले हम चलते हैं टॉपिक पे। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक यदि आप शेयर नहीं करे हैं तो वीडियो को कंटिन्यू शेयर करते रहें, ठीक है। हम आपसे आशा करते हैं कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। दोस्तों आप भी देखें और साथ साथ में अपने फ्रेंडों के पास भेजें। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हो, जिससे आप टेलीग्राम लिंक से जुड़े हैं वहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं आज के वीडियो की, ठीक है। तो आज चलते हैं, आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दोस्तों साथ में ही यदि अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक ऑलरेडी हम डिस्क्रिप्शन में दे सकें, ठीक है। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चलाई है, ठीक है। उसका भी लिंक आपके लिए है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप उस वीडियो को देखें, बाकी थ्योरी क्लास देखें, थ्योरी क्लास जाने के बाद आप उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें तो आपको काफ़ी हेल्प होगी और आप हर क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दोस्तों, मैंने बताया था आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है हमारा, वो क्या होता है, एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है या शुद्ध अर्धचालक होता है, ठीक है। तो हमने बात की थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा क्या होता है, जिनकी वैलेंसी 4 होती है, ठीक है। जिनकी वैलेंसी 4 होती है वो हमारे क्या होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, जो कि हमारे प्योर होते हैं। मैंने बताया था आपको जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं ये प्योर सेमीकंडक्टर हैं। हमने एक चीज़ और आपको बताई दोस्तों, जब इसमें हम अशुद्धियाँ मिलाएंगे या हम उसको डोपिंग करेंगे, डोपिंग करते हैं तो उसमें हम अशुद्धियाँ मिलाते हैं। जब इसमें हम अशुद्धि मिलाएंगे तो वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया ही डोपिंग कहलाती है, ठीक है। जब हम डोपिंग करते हैं तो डोपिंग करने के बाद जो हमको अर्धचालक मिलता है या जो हमको सेमीकंडक्टर मिलता है उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि पी टाइप होता है और एक एन टाइप होता है। तो हम बात करेंगे पी टाइप, एन टाइप, सबको एक अच्छी तरह से आज समझेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। पी टाइप एंड एन टाइप 2 प्रकार के हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है कि इसको थोड़ा हम लेक्चर में देखते हैं। हमने ऑलरेडी लिख रखा है इसके बारे में कुछ पॉइंट, उसको हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि डोपिंग क्या होती है, ठीक है। तो डोपिंग के बारे में आप जानिए। डोपिंग क्या है कि शुद्ध अर्धचालक में कोई एक अर्धचालक है जो प्योर है, उस शुद्ध अर्धचालक में यदि हम अशुद्धियाँ मिलाते हैं, ठीक है। जब उस शुद्ध अर्धचालक में जब हम अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो शुद्धियाँ मिलाने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो हमारी डोपिंग कहलाती है, ठीक है। मान चलो कि हमारा कोई 10 की पावर 10, ठीक है, ये 10 की पावर 10 या 10 की पावर 7, ठीक है, इतने में हम डोपिंग क्या करते हैं, 1, मतलब 10 की पावर 10 में हम जो अशुद्धि मिलाते हैं 1 का रेशियो मिलाते हैं, 1 के रेशियो मिलाते हैं शुद्धि, लेकिन तब भी
ठीक है। इतने में मतलब इतनी वेट में कम, इतना कम का रेशियो जो होता है अशुद्धि मिलाने का, इतनी कम अशुद्धि मिलाने के बाद भी उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं, जिससे उसमें चालन हो जाती है। ठीक है। तो कभी कभी पूछता है कि डोपिंग मिलाने के जो रेशियो होता है वो कितना होता है, तो लगभग होता है क्या 10⁻7 से लेके, ठीक है, आप 10 मैक्सिमम आप 10⁻10 रखिए, 10⁻10 से 1 के रेशियो में होता है। तो कभी कभी 10⁻7 रेशियो 1 दिया होता है, कभी कभी ऑप्शन में 10⁻6 रेशियो 1 तक होता है। ठीक है। तो 10⁻6 से लेके आप 10⁻10 के बीच में जो रेशियो मिलेगा आपका, वो आपका रेशियो सही रहेगा डोपिंग मिलाने के लिए। ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके आगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमने बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब शुद्ध अर्धचालक में हम डोपिंग करने पर जो हमको अशुद्ध अर्धचालक मिलता है उसे हम बोलते हैं क्या, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यदि कोई मेरा प्योर सेमीकंडक्टर है, उस प्योर सेमीकंडक्टर में यदि हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग करने पर जो हमको अशुद्ध अर्धचालक मिलता है, मतलब कोई अर्धचालक अगर शुद्ध है तो उसमें अगर हम अशुद्धि मिलाएंगे तो सेमीकंडक्टर क्या होगा, वो अशुद्ध हो जाएगा। तो जब अशुद्ध अर्धचालक हमको मिलता है, वह अशुद्ध अर्धचालक ही क्या कहलाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मेरा पी टाइप और एक होता है हमारा एन टाइप। ठीक है। तो हम बात करेंगे पी टाइप और एन टाइप ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं क्या, एन टाइप की एंड पी टाइप की। मैंने बताया सेमीकंडक्टर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा एन टाइप, एक होता है हमारा पी टाइप। तो हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे एन टाइप की। तो एन टाइप के बारे में पहले हम बता दें आपको, कुछ पॉइंट लिखे हैं इसके बारे में आप देखिए पहले। ठीक है। तो किसी शुद्ध अर्धचालक में 5वें ग्रुप के परमाणु, ठीक है, 5वें ग्रुप के परमाणु, जैसे हमारे क्या हुई, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। जैसे हमारी एंटीमनी हो गई, आर्सेनिक हो गई, फास्फोरस हो गई, मतलब जिनके 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन तत्व के इलेक्ट्रॉन में 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी, तो वे सभी तत्व क्या आते हैं, वो एन टाइप अशुद्धियाँ मिलाने के काम आते हैं। ठीक है। तो जिनके 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मिलाकर उन्हें एन टाइप प्राप्त किया जाता है। ठीक है। शुद्ध अर्धचालक में 5वें ग्रुप के परमाणु जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस मिलाकर एन टाइप अर्धचालक प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार की अशुद्धि, जैसे देख लीजिए आप, आर्सेनिक को हमने मिलाकर ही बनाया है। ठीक है। तो जब आर्सेनिक को मिला के बनाएं किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। ठीक है। तो आप इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मेरी क्या है, देखिए मेरा आर्सेनिक है। आर्सेनिक में कितने परमाणु होते हैं, इसके वैलेंसी में 5। मैंने बताया कि जो पेंटावैलेंट होते हैं उनको हम सिलिकॉन के साथ डोपिंग करते हैं। ठीक है। जब सिलिकॉन के साथ डोपिंग करते हैं तो हमने सिलिकॉन के साथ, हमने देखिए सिलिकॉन की हमने बताया था कि जो अर्धचालक होता है सिलिकॉन, उसके जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितना होती है, 4 होती है। तो ये हमारे जो आर्सेनिक के परमाणु हैं, इन सिलिकॉन के 4 परमाणुओं के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। देखिए सिलिकॉन के परमाणु यहाँ पे है, एक यहाँ बना 4, देखिए अब 4 की डोपिंग हो रही है सिलिकॉन के साथ आर्सेनिक की। ठीक है। आर्सेनिक देखिए, मतलब कि लास्ट में देखिए कि यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन हमारा बच जा रहा है। क्यों, क्योंकि बच इसलिए रहा है क्योंकि आर्सेनिक में तो 5 हैं, लेकिन सिलिकॉन में तो हमारे 4 ही हैं। तो जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वो 4 के साथ ही बनेगा। जब 4 के साथ बनेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन मेरा एक्स्ट्रा होगा, जिसे बोलते हैं 5वां इलेक्ट्रॉन होता है किसका, आर्सेनिक का। ये आर्सेनिक का 5वां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। अब यही इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो क्या होगा, मूव करेगा तो चालन होगा। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक रिक्त स्थान बनेगा। वो रिक्त स्थान बनेगा तो क्या कहलाएगा, वो बीबर कहलाएगा। ठीक है। तो यही इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो देखिए दोस्तों क्या है कि इसमें देखिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम दाता बोलते हैं या डोनर कहते हैं। ठीक है। तो पूछा जाता है कि डोनर कहाँ पे पाया जाता है, तो डोनर हमारा पाया जाता है किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग की जाती है, वो डोपिंग की जाने वाले मटेरियल की वैलेंसी कितना होती है, तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो वहाँ पर जो एन टाइप में डोपिंग की जाती है, उनके जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 होते हैं। ठीक है। आइए हम बात करते हैं दोस्तों, नीचे कुछ पॉइंट पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है। हम आकर सोचते हैं कि आपको ये सब चीज़ें एक एक चीज़ें मैं आपको बता दूं, जिससे आपको कभी कन्फ्यूजन ना रहे किसी चीज़ का। ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऐसा रहा, हम आशा करते हैं कि स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या है कि जब शुद्ध सिलिकॉन में हमने आर्सेनिक अशुद्धियाँ मिलाई तो आर्सेनिक परमाणु का एक सिलिकॉन परमाणु स्थान ले लेता है। ठीक है।
आर्सेनिक परमाणु के एक सिलिकॉन परमाणु का स्थान ले लेता है तथा सिलिकॉन की मूल चतुष्पार्श्विक संरचना अप्रभावित रहती है। ठीक है, मतलब जैसे कि हमारे 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो चार जो है सिलिकॉन वाले चारों ऑलरेडी बना चुके हैं, उससे एक इलेक्ट्रॉन हमारा बचा। ठीक है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब कि 4 साथ संयोजी बंध अब भी हैं। मतलब जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड बना वो 4 के बन के, तो 4 साथ संयोजी बंध अभी भी हैं। लेकिन आर्सेनिक के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन पड़ोस के सिलिकॉन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन से बंध बना लेते हैं, किंतु आर्सेनिक का 5वां इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किंतु 5वां इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हैं हम संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5वां इलेक्ट्रॉन वाले तत्व ने अपना एक संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया है। ठीक है, तो यह क्रिस्टल को दान कर दिया है। मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन मैंने जो आपको बताया था दोस्तों, वही सब लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो क्या मैंने बताया ना कि जब 4 इलेक्ट्रॉन हमारे ये हैं, जब आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आर्सेनिक में है कितने 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अपने पास के इस सिलिकॉन से, इस सिलिकॉन से, इस सिलिकॉन से और इस सिलिकॉन से, ठीक है, तो चारों सिलिकॉन से क्रिस्टल संरचना बनी। ठीक है, 4, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बनाए, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बनाया सहसंयोजक, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाए 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा हमारा ये 5वां इलेक्ट्रॉन, तो इसे बोलते हैं हम संयोजी इलेक्ट्रॉन या इसे बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही हमारे एन टाइप में धारा का प्रवाह होगा। जब इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा, जब मूव करेगा तो यहाँ पर रिक्त स्थान बनेगा, इसी रिक्त स्थान को बोलेंगे क्या, बीबर बोलेंगे। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रॉन की तो दोस्तों क्या चालन किस कंडीशन में होती है, या कि तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो या होल की संख्या अधिक हो। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे आगे तो इसके बारे में। ठीक है, बात कीजिए, देखिए 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन, इस पॉइंट को आप याद रखें। ठीक है, तो 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धि जो होती है वो दाता अशुद्धि कहलाती है। ठीक है, तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि एन टाइप क्या होता है, तो एन टाइप हमारा क्या होता है, डोनर होता है। ठीक है, बात करेंगे अगर एन टाइप की, तो एन टाइप हमारा डोनर होगा। ठीक है, अभी इसके बारे में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। ठीक है, अब अभी आप समझिए कि एन टाइप होता क्या है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं पी टाइप की। दोस्तों हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या करते हैं, जिनकी वैलेंसी 3 होती है, ठीक है, जिन परमाणु की वैलेंसी 3 होती है उनकी हम डोपिंग करते हैं पी टाइप में। तो पी टाइप में कौन कौन से ऐसे हैं जो कि, ठीक है, जिनकी वैलेंसी 3 होती है। बोरान होता है, तो बोरान का जो परमाणु क्रमांक में, ठीक है, उसकी जो वैलेंसी आती है हमारी 3 आती है। बात करते हैं हम गैलियम की, तो गैलियम की भी वैलेंसी 3 होती है। इसके अलावा बात करते हैं हम इंडियम की, तो इंडियम की वैलेंसी भी 3 होती है। तो इन 3 तत्व जिनकी वैलेंसी 3 होती है, इन सभी की डोपिंग हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में करते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब 3 वैलेंसी वालों की डोपिंग करते हैं तो हमको मिलता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, जब अर्धचालक में हम 3 संयोजी वाले इलेक्ट्रॉनों की डोपिंग करके हम बनाते हैं तो हमको पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों जैसे कि हमने ऑलरेडी हम इसकी संरचना दिखाएंगे आपको, तो केवल 3 संयोजक बंध बन पाता है, अतः क्रिस्टल में अशुद्धि परमाणु की एक और रिक्त स्थान रह जाता है जिसे हम बीबर कहते हैं। तो इसमें हम क्रिस्टल संरचना देखते हैं। ठीक है, तो संरचना इसकी देखिए दोस्तों, ये हमारी क्या है, क्रिस्टल संरचना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसे समझने का प्रयास करें। ये क्या मेरा बोरान है। ठीक है, इस बोरान के साथ हमने जो है ऑलरेडी डोपिंग कर रखी है सिलिकॉन की। तो हम जानते हैं सिलिकॉन में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरान में 3 ही हैं। तो 3 तो हमारी ऑलरेडी डोपिंग कर लेगा। देखिए एक इसके साथ डोपिंग किया, एक इसके साथ डोपिंग किया, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, एक तो हमारा इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन देखिए यहाँ पे एक हमारा रिक्त स्थान रह जा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बोरान के पास तो 3 ही थे, तो 3 ऑलरेडी इसके साथ संयोजक बंध बना लिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हुआ, ये खाली रह गया, रिक्त रह गया। जब ये रिक्त रह गया ये स्थान, तो इसी स्थान को क्या बोलते हैं, बीबर कहते हैं, बीबर या होल कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, पी टाइप क्या होता है हमारा, पी टाइप में होल्स पाए जाते हैं। ठीक है, पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप हमारा होल्स होते हैं, और एन टाइप हमारे क्या थे, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता था मुक्त, एन टाइप हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं क्या, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी आवेश वाहक की। ठीक है, तो इंट्रिंसिक अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा विभर की संख्या बहुत कम होती है।
ठीक है, क्योंकि हमने बात की थी इसके पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन और विभर की संख्या अधिक होती तो ऑलरेडी वो कंडक्टर होता, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन और विभर की संख्या कम है तो इसीलिए तो इंसुलेटर है। तो हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है या प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है वो हमारा एज ए इंसुलेटर ही काम करता है, क्योंकि उसमें विभर की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के लगभग बराबर होती है। ठीक है, तो यह जो हमारा उत्पन्न होता है, हमने बताया था जो उसमें चालन होता है वो 300 डिग्री टेम्परेचर पर होता है। तो 300 डिग्री केल्विन पर हमारा थोड़ा बहुत चालन होता है, वो चालन किस कारण होता है, वो इलेक्ट्रॉन और होल की ऊष्मीय कंपन के द्वारा होता है। ठीक है, थर्मल एजिटेशन के माध्यम से होता है। तो एन टाइप अर्धचालक में डोपिंग के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बहुत अधिक हो जाती है, किंतु विभर की संख्या उतनी ही रहती है। ठीक है, मतलब दोस्तों विभर हमारा क्या होता है, विभर तो कोई चेंज नहीं होता। दोस्तों जब हम एन टाइप में डोपिंग करते हैं तो एन टाइप में डोपिंग करने के बाद तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ती थी, लेकिन जो हमारे विभर रहते थे या होल जो होते थे उनकी संख्या उतनी ही रहती थी। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं अगर एन टाइप में, तो एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होगा हमारा, जो बहुसंख्या का आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा। यदि हम बात करते हैं माइनॉरिटी कैरियर या अल्पसंख्यक की, तो अल्पसंख्यक हमारा क्या होगा, होल होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम पी टाइप में डोपिंग करते हैं तो पी टाइप में डोपिंग करने के बाद दोस्तों बात कर रहे थे पी टाइप की। ठीक है, तो पी टाइप में जो चालन होने की शर्त वही होती है। देखिए इसको आप समझिए कि डोपिंग कैसे की जाती है, कैसे हम जाने कि पेंटावैलेंट डोपिंग करनी है, कैसे हमने जाना कि 3 वैलेंट डोपिंग करनी है। तो देखिए हमारे जो सिलिकॉन या जो जर्मेनियम होते हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे सेमीकंडक्टर हैं। इनकी वैलेंसी 4 होती है और इनकी वैलेंसी 4 होती है। तो हमको इलेक्ट्रॉन मतलब चालन करने के लिए एक तो एक इलेक्ट्रॉन अधिक होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो डोपिंग की गई तो एक बार 3 वैलेंट से एंड पेंटावैलेंट से, मतलब एक बार जो डोपिंग की गई जिनकी संयोजकता 3 थी तो उनके माध्यम से चेक किया गया तो वो भी डोपिंग हमारी सही हो गई। फिर डोपिंग की गई पेंटावैलेंट से, जिनके कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे उनसे डोपिंग की गई तो एक बार इलेक्ट्रॉन हमको डोनर के रूप में मिला, एक बार इलेक्ट्रॉन हमको एक्सेप्टर के रूप में मिला। जब हमको इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में मिला तो उस कंडीशन में हमारा क्या हुआ, उस कंडीशन में हमको इलेक्ट्रॉन जो हुए वो मेजॉरिटी कैरियर के रूप में मिले, और हमको जो होल्स मिले, होल्स वो मिले क्या, माइनॉरिटी कैरियर के रूप में, उसे बोला गया एन टाइप। ठीक है, तो एन टाइप में क्या हुआ, एन टाइप में हमारे जो इलेक्ट्रॉन आए वो मेजॉरिटी कैरियर में, जो होल्स आए वो माइनॉरिटी कैरियर में मिले। बाकी करते हैं हम 3 वैलेंट या ठीक है 3 संयोजी, जो 3 संयोजी डोपिंग की गई तो उसमें हमको क्या मिला कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा रिक्त रह जाता था। तो रिक्त रह जाता था तो उसे बोला गया क्या, विभर बोला गया। तो विभर हमारे क्या हुआ कि उसमें जो है विभर की संख्या क्या हुई, विभर की संख्या अधिक हुई, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हुई। तो मेजॉरिटी कैरियर ग्रुप में हमको विभर अधिक मिला तो क्या हो गया, वो पी टाइप हो गया। तो पी टाइप में हमको विभर मतलब होल जो हुआ, होल मेजॉरिटी कैरियर के रूप में मिला, और हमको इलेक्ट्रॉन क्या मिला, माइनॉरिटी कैरियर के रूप में मिला। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है कि पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या है। तो पी टाइप में अगर मेजॉरिटी कैरियर की बात करेंगे तो देख लीजिए आप, पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर है, इस लाइन को आप ध्यान से देखें। ठीक है, तो पी टाइप में विभर क्या होता है, मेजॉरिटी कैरियर होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो माइनॉरिटी कैरियर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। बाकी इसके बारे में एक एनालिसिस लेके आया हूँ मैं सिंपल सा। ठीक है, उसके बारे में दोनों कंपेयर कर लेते हैं, उस कंपेयर से आपको हर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आइए हम कंपेयर करते हैं पी टाइप और एन टाइप की। दोस्तों हम बात कर रहे थे स्ट्रेंजिक सेमीकंडक्टर की। तो स्ट्रेंजिक सेमीकंडक्टर मैंने बताया था आपको 2 प्रकार होता है, एक पी टाइप होता है और एक एन टाइप होता है। तो पी टाइप और एन टाइप की हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं पी टाइप में। टी टाइप क्या, ट्रीवैलेंट होता है, मतलब जिनकी संयोजकता 3 होती है उन्हीं की डोपिंग की जाती है। उनको डोपिंग करने से हमको पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है। बात करते हैं एन टाइप में। एन टाइप में क्या होता है, पेंटावैलेंट होता है, मतलब जिन एटम की ठीक है संयोजकता 5 होती है उनकी हम डोपिंग करते हैं अशुद्धि के रूप में सेमीकंडक्टर में, तो हमको एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देख लीजिए इनकी वैलेंसी कितना होती है, इनकी वैलेंसी 3 होती है पी टाइप में, तो इनकी 5 होती है एन टाइप में। मतलब एन टाइप में जो मटेरियल की डोपिंग की जाती है उनकी वैलेंसी 5 होती है। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें। तो एन टाइप में ठीक है, तो एन टाइप क्या बोलते हैं हम, एन टाइप को हम डोनर बोलते हैं,
और पी टाइप को हम एक्सेप्टर बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जितने पॉइंट लिखे हैं ना उतने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये पॉइंट अगर आपको याद रहें तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है सेमीकंडक्टर में, ये सारे क्वेश्चन आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको क्या याद रखना है कि पी टाइप हमारा क्या होता है, पी टाइप हमारा ट्रीवैलेंट होता है, एन टाइप हमारा पेंटावैलेंट होता है, पी टाइप में तीन की संयोजकता 3 होती है, वो डोपिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और एन टाइप में हमको 5 वैलेंट मतलब जिनकी संयोजकता 5 होती है उनका प्रयोग किया जाता है। ये पी टाइप को हम एक्सेप्टर बोलते हैं और एन टाइप को हम डोनर बोलते हैं। हमने दिखाया था आपको एक्सेप्टर क्यों बोलते हैं और डोनर क्यों बोलते हैं। डोनर इसलिए बोला जाता है कि वह क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन दान करता है, और एक्सेप्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह क्रिस्टल के रूप में एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्योंकि हम जब बोरान के साथ उसकी हमने आपको बताया था, उसका स्ट्रक्चर दिखाया था, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। जब बोरान के साथ हम जब सिलिकॉन की डोपिंग करते थे तो बोरान का एक इलेक्ट्रॉन रिक्त रह जाता था। जब एक इलेक्ट्रॉन रिक्त रह जाता था तो उसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती थी, तो उस ज़रूरत को बोलते थे क्या, मतलब कि उसे एक्सेप्ट करता था वो एक इलेक्ट्रॉन की क्रिस्टल के माध्यम से वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता था, इसीलिए उसको एक्सेप्टर बोला गया। बाकी एन टाइम में देखते थे कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाता था। जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाता था तो वह वो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल को क्या करता था, दान कर देता था। जब इलेक्ट्रॉन को दान करता था तो उसे डोनर बोला गया, ठीक है। तो एन टाइप हमारा डोनर के रूप में काम करता है और पी टाइप हमारा एक्सेप्टर के रूप में काम करता है। इस चीज़ को याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मेजॉरिटी कैरियर के रूप में, मेजॉरिटी कैरियर पी टाइप में क्या होता है, हमने बताया था मेजॉरिटी कैरियर पी टाइप में होल्स होते हैं और मेजॉरिटी कैरियर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जस्ट उल्टा होगा दोस्तों, याद रखना। अगर हम मेजॉरिटी कैरियर पी टाइप में अगर होल्स ले रहे हैं तो इसका जस्ट उल्टा एन टाइप में हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक वाहक की या माइनॉरिटी कैरियर की। तो अल्पसंख्यक वाहक जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं पी टाइप में और होल्स होंगे हमारे एन टाइप में। तो पी टाइप में यदि माइनॉरिटी कैरियर की बात करेंगे तो पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर के रूप में हम इलेक्ट्रॉन का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी हम बात करते हैं एन टाइप की, तो एन टाइप में जो माइनॉरिटी कैरियर या अल्पसंख्यक होता है वो हमारा क्या होता है, होल्स होता है। तो दोस्तों जितने पॉइंट हैं आप इस सब पॉइंट को याद करते चलिएगा। ये सब पॉइंट एक एक क्वेश्चन के बराबर हैं। ये कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर आपसे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने बताया था कि होल्स क्या होता है, होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। होल्स पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है क्या होता है, वो निगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हो निगेटिव चार्ज होता है और होल्स पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आइए दोस्तों इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि देखिए एग्जाम्पल कौन कौन से हैं पी टाइप में और एन टाइप में। तो जो डोपिंग के रूप में हम प्रयोग करते हैं पी टाइप में, उसको हम याद कर सकते हैं BIG से, बिग के नाम से याद कर सकते हैं। आप याद कर लेना, पी टाइप के लिए बिग का प्रयोग करते हैं और एन टाइप के लिए हम आप का प्रयोग करते हैं। AAP आपको आप बोल सकते हो आम आदमी पार्टी के नाम से, आप देख सकते हो दिल्ली में बहुत फेमस है पार्टी, तो आप इसे भी याद कर सकते हो आम आदमी पार्टी, या आपके नाम से आप याद कर सकते हो। बाकी हम पी टाइप में बात करते हैं बिग, BIG बिग। बिग के रूप में क्या होता है, बी का मतलब होता है बोरान, आई का मतलब होता है हमारा इंडियम, जी का मतलब होता है गैलियम, ठीक है। इसके अलावा हम आप की बात करते हैं तो मैंने आपको भाई एग्जाम्पल दिखाए थे, आप में आर्सेनिक होता है, आर्सेनाइड होता है और फास्फोरस होता है। एंटीमनी का भी प्रयोग करते हैं दोस्तों, मैंने आपको शुरू में दिखाया था, ठीक है। तो बुक में एंटीमनी को भी दिया गया है। बाकी दोस्तों देखिए कि उस ग्रुप में हमारा एल्युमिनियम भी आता है पी टाइप के रूप में, क्योंकि एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 13 होता है, तो इसके भी बैलेंसी 3 आती है, तो इसको भी हम ऑलरेडी रखते हैं इसमें, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग एल्युमिनियम का मेटल के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम इसकी डोपिंग के रूप में बहुत कम ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम हमारा क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों बिस्मथ की। बिस्मथ भी इसमें PN टाइप में प्रयोग किया जाता है, बिस्मथ का भी, लेकिन ये सब बहुत कम पूछे जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है वो आर्सेनिक है और फास्फोरस है एन टाइप में। बाकी हम बात करते हैं पी टाइप में, तो पी टाइप में आपको मैक्सिमम मिलेगा आपको बोरान, उसके बाद आपको मिलेगा गैलियम। तो बोरान और गैलियम या इंडियम आप याद रखना तीनों, ठीक है। कोई भी मिल सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम प्रायोरिटी रहती है पूछने की वो बोरान की होती है सिलिकॉन के साथ। तो पी टाइप में हम सिलिकॉन के साथ बोरान की डोपिंग करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखिएगा। हम आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। ये चीज़ें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये जितने पॉइंट आपको बताए, एक पी टाइप में अगर 6 पॉइंट हैं तो 6 क्वेश्चन हैं,
एन टाइप में अगर 6 पॉइंट है, 6 क्वेश्चन है, 6 को अगर 6 में आप ऐड करते हैं तो 12 क्वेश्चन, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आपका यहीं से हो जाएगा और यहीं से क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछेगा। तो मैं आपको एक्सरसाइज कराएंगे इसकी, तो आप देखिएगा कि आपको हर एक क्वेश्चन आप कर लोगे, बस आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए बस, ठीक है। आइए हम बात करते हैं इसके आगे के टॉपिक की। दोस्तों हम बात करते हैं एनर्जी गैप की, ठीक है। तो एनर्जी गैप क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच का जो गैप होता है, मैंने बताया था आपको ऑलरेडी इसके पहले भी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वो क्या होता है, एनर्जी गैप होता है, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड के बीच में जो गैप पाया जाता है उसे बोला जाता है एनर्जी गैप, ठीक है। तो हम बात करते हैं 0 डिग्री केल्विन पर एनर्जी गैप का जो मान होगा जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए। तो जर्मेनियम के लिए क्या होगा, 0 डिग्री केल्विन पर 0.782 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी बात करते हैं हम सिलिकॉन की, तो 0 डिग्री केल्विन पर सिलिकॉन क्या होगा, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0 डिग्री केल्विन पे, ठीक है। हम बात करते हैं 300 डिग्री केल्विन पर, तो 300 डिग्री केल्विन पर आप देखिए, ठीक है। तो जर्मेनियम कितना हो जा रहा है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.782 से हो गया कितना, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड सिलिकॉन की हम बात करते हैं तो 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखिए दोस्तों, एक चीज़ को आप नोटिस कीजिए, यदि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो हमारा एनर्जी गैप है वो कम हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे 0.782 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे आके 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया जर्मेनियम के लिए, मतलब कि जर्मेनियम का भी एनर्जी गैप कम हुआ है टेम्परेचर को बढ़ाने से। तो याद रखना इस पॉइंट को, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो हमारा एनर्जी गैप होगा वो क्या होगा, एनर्जी गैप हमारा डिक्रीज करेगा। इस पॉइंट को दोस्तों आप याद रखना, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जल्दी से इस पॉइंट कोई बताता नहीं, ठीक है, लेकिन आप इस पॉइंट पर नोटिस कीजिए, ठीक है। तो अपने आप को आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि हाँ ये बात सही, सच में ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप हमेशा कुछ न कुछ अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ कुछ न कुछ आप उसमें ढूंढने का प्रयास किया करें। जब आप ढूंढने का प्रयास करोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो इसमें देखा हमने कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद मेरा एनर्जी गैप कम होता है। बाकी आपको याद रखना है ये चीज़, जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.782 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0 डिग्री केल्विन पर। बात करते हैं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन की होती है 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों आपके यहाँ, ठीक है, ना 0 डिग्री केल्विन पर पूछेगा ना 300 डिग्री केल्विन पर पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि जर्मेनियम का एनर्जी गैप कितना होता है। तो जर्मेनियम का एनर्जी गैप सिर्फ एक पॉइंट में दिया रहेगा, आपको याद रखना 0.7, ठीक है। तो 0.7 पे आपको टिक मार देना है बस। आपसे इतना पूछेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि 0 डिग्री केल्विन पर कितना होता है, 300 डिग्री केल्विन पर कितना होता है। बहुत बेकार किस्मत होगी तो यही वो आपसे पूछ ले, टेम्परेचर डिसाइड कर दे, नहीं तो आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि जर्मेनियम का एनर्जी गैप कितना होता है। तो जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप है 0.7 है। बात करते हैं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का एनर्जी गैप जो होगा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना यही सब पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों एनर्जी गैप जो होता है, एनर्जी गैप का जो फार्मूला होता है आप देख लीजिए, कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आएगा तो आप आसानी से लगा लोगे। हमने आपको पहले ही बताया था कि एनर्जी गैप जो होता है, कंडक्शन बैंड और बैलेंसी बैंड के बीच का जो अंतर होता है वही हमारा क्या होता है, एनर्जी गैप। तो जो एनर्जी कंडक्शन बैंड में है और जो एनर्जी बैलेंसी बैंड में है, उन दोनों एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा एनर्जी गैप होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों हम बात करते हैं मोबिलिटी की, ठीक है। हमने हर चीज़ की बात की, मोबिलिटी की बात नहीं की, मोबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मोबिलिटी क्या होता है, इसका तात्पर्य इलेक्ट्रॉनों की गति से है। मोबिलिटी का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की गति से है। इसका जो तात्पर्य है वो इलेक्ट्रॉनों की गति से है। यदि किसी पदार्थ की मोबिलिटी अधिक है, अगर कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी मोबिलिटी अधिक है, तो इसका मतलब है उसकी चालकता भी अधिक होगी। यदि मोबिलिटी अधिक है तो उसकी चालकता भी अधिक होगी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो इसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको याद रखना। किससे प्रदर्शित करते हैं,
म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो मोबिलिटी का जो फार्मूला होता है दोस्तों, इसमें न्यूमेरिकल आता है लगाने के लिए, ठीक है। वैसे आपके यहाँ न्यूमेरिकल आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाता है तो फार्मूला आपको मालूम रहेगा तो आप आसानी से उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मोबिलिटी का जो फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वी से प्रदर्शित करते हैं, एंड फील्ड इंटेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रेशियो को ही हम मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो मोबिलिटी म्यू इक्वल टू हो गया वी अपॉन ई, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा। ऐसे डायरेक्टली ये फार्मूला 1 नंबर में पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो मोबिलिटी का जो फार्मूला होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो म्यू इक्वल टू होता है वी अपॉन ई। तो आपको जो न्यूमेरिकल दिया रहेगा वो कहीं आपको मोबिलिटी दी रहेगी तो आपसे पूछ लेगा, मोबिलिटी दी रहेगी, इंटेंसिटी दी रहेगी तो आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ लेगा, या आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया रहेगा, इंटेंसिटी दी रहेगी, फील्ड इंटेंसिटी दी रहेगी तो आपसे मोबिलिटी को पूछ लेगा। तो 3 में कोई एक चीज़ अननोन रहेगी, 2 चीज़ ऑलरेडी आपको दी रहेगी, तो आपको आसानी से सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है, उससे आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसका मात्रक बहुत बार पूछा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, ठीक है, या सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, दोनों इसके यूनिट हैं, ऐसे मात्रक हैं, ठीक है। दोस्तों मैंने मोबिलिटी की बात की, मोबिलिटी के फार्मूले के बारे में बात की, ठीक है, मोबिलिटी की डिफिनीशन की बात की। तो बात करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम की मोबिलिटी कितना होती है, क्योंकि पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। पूछा जाएगा सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितना होगी, सिलिकॉन में होल्स की मोबिलिटी कितना होगी, या जर्मेनियम में सिलिकॉन की मोबिलिटी कितना होती है, या जर्मेनियम में होल्स की मोबिलिटी कितना होती है। दोस्तों कई बुकें हैं, हर बुक में अलग अलग दिया होता है, ठीक है। तो हम यहाँ भी देखेंगे। बाकी एक इसका जो स्टैंडर्ड है जो बहुत बार पूछा जाता है उसको भी हमारे ऑलरेडी नोट करके लाए हैं, ठीक है। तो पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि इस बुक में क्या दिया होता है, मैंने जिस बुक से कॉपी किया इसे। तो बात करेंगे दोस्तों यहाँ सबकी दिया हुआ है, लेकिन सबकी बात नहीं करेंगे, बात करेंगे किसकी, ओनली बात करेंगे जिस सिलिकॉन की और जर्मेनियम की, ठीक है। तो सिलिकॉन की जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होती है मैंने आपको बताया था इसके पहले, अभी कितना होती है 1.11 होती है। एंड जर्मेनियम की जो एनर्जी गैप होती है कितना होती है 0.72 होती है। तो ये चीज़ दोनों चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी आप देखिए कितना होती है, सिलिकॉन के केस में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है, और किसी किसी बुक में 1300 दिया होता है। तो वहाँ पे जो ऑप्शन में निकटतम दिया रहेगा उसे पे आपको टिक करना रहेगा। बाकी हम बात करते हैं होल की मोबिलिटी। तो होल की मोबिलिटी जो होती है देखिए इस बुक में कितना दिया हुआ है 250 दिया हुआ है, लेकिन किसी किसी बुक में मैं देखा वहाँ 500 दिया होता है, ठीक है। तो मैंने उसको भी लिख के लाया हूँ, ऑलरेडी ये भी है। तो आप दोनों देखिएगा, जो आपको ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको टिक करना रहेगा, ठीक है। बात करते हैं हम जर्मेनियम की। तो जर्मेनियम के लिए देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी कितना होती है 3600 मतलब 3600 के। बाकी बात करते हैं हम इसकी, तो इसमें कितना होती है 1700 होती है होल की मोबिलिटी, ठीक है। तो एक प्रकार से अगर आप देखते हैं तो आप देखते हैं इस चीज़ों को दोनों कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 1200 है सिलिकॉन के केस में, जबकि होल की मोबिलिटी सिलिकॉन में 250 है और जर्मेनियम 1700 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो जर्मेनियम की मोबिलिटी होती है वो सिलिकॉन की मोबिलिटी से अधिक होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किसकी मोबिलिटी अधिक है जर्मेनियम से, ठीक है, मतलब जर्मेनियम की मोबिलिटी किससे अधिक होती है। तो जर्मेनियम की मोबिलिटी आप देख लीजिए सिलिकॉन से अधिक है, ठीक है। तो आपसे एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है कि जर्मेनियम में सिलिकॉन की मतलब सिलिकॉन की मोबिलिटी जर्मेनियम से अधिक होगी या कम, तो आपको बताना रहेगा कि हमारी सिलिकॉन की जो मोबिलिटी होती है जर्मेनियम से कम होती है, लेकिन जर्मेनियम की जो मोबिलिटी होती है वो सिलिकॉन से क्या होती है अधिक होती है, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं। देखिए ऑलरेडी मैंने इसके बारे में लिख के लाया हूँ, ठीक है। आप देखिए जो ऑलरेडी बुक में मिलता है जो ज़्यादातर, ठीक है, कि हर बुक में अलग अलग दिया होता है। तो मैंने कई बुक से कॉपी किया है, ठीक है। तो आप देखिए इस बुक में दिया था, मैंने एक बुक से ऑलरेडी कॉपी किया है। तो यही मैक्सिमम एग्जाम में यही मिलता है, ठीक है। तो जो जर्मेनियम होती है, जर्मेनियम की जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉनिक केस में कितना होती है 3800 होती है। ऑलरेडी मैंने जो इसके पहले आपको दिखाया था उसमें कितना दिया था 3600 दिया था। तो 3800 3600 इसके बीच में जो मिलेगा उससे आपको टिक करना रहेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं होल की। तो होल की यहाँ पे 1300 दिया हुआ है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिखाया था आपको 1200 दी थी। तो 1300 1200, ठीक है, ऐसे होती है सेम। बाकी बात करते हैं हम सिलिकॉन की। देखिए यहाँ पे सिलिकॉन की 1800 दिया हुआ है, वहाँ पर सिलिकॉन कितना दिया था 1200 दिया था, ठीक है। तो आप 1800 1200 के बीच में जो आपको मिलेगा उससे आपको टिक करना रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 500 दिया हुआ है होल की मोबिलिटी,
बल्कि अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया था कितना दिया था, 250 दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये वाली टेबल आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही मैक्सिमम बार पूछा गया है और यही मिला भी है। ठीक है, तो बात करें कि अगर सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितना होती है, तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड होती है। बात करेंगे अगर होल्स की, तो होल्स की मोबिलिटी जो हो जाएगी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पर भी होल्स की मोबिलिटी अधिक है जर्मेनियम में। ठीक है, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी भी अधिक है सिलिकॉन में। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं, ऑलरेडी मैं इस पॉइंट को नोट कर रखे हैं जो मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, तो उस पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो होल्स की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो होल्स की मोबिलिटी से ज़्यादा होती है। जर्मेनियम की मोबिलिटी सिलिकॉन की मोबिलिटी से अधिक होती है। ठीक है, जर्मेनियम की जो मोबिलिटी होती है वो सिलिकॉन की मोबिलिटी से अधिक होती है। ठीक है, बाकी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से अधिक थी, बाकी जर्मेनियम की मोबिलिटी सिलिकॉन की मोबिलिटी से अधिक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, हम आशा करते हैं दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए फिर से, अगर नहीं समझ में आए तो वापस समझने प्रयास किए। देखिए यहाँ क्या है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी तो 3800 है, लेकिन होल की मोबिलिटी 1300 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी तो अधिक है होल्स की अपेक्षा। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। दोबारा देखिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम केस में यहाँ 3800 है, यहाँ 1800 है, तो जर्मेनियम की मोबिलिटी सिलिकॉन की अपेक्षा अधिक है। तो ये दोनों पॉइंट का मतलब है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे इसके पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो एक पॉइंट और है दोस्तों, सिलिकॉन की जो देखिए मोबिलिटी अधिक है तो चालकता अधिक होगी, मैंने आपको इसके पहले बताया था। ठीक है, तो जर्मेनियम की चालकता भी सिलिकॉन की चालकता से अधिक होती है। देखिए अभी तक जो पॉइंट मिल रहे हैं दोस्तों, आपको प्लस पॉइंट मिल रहा है जर्मेनियम के, मतलब जर्मेनियम के लिए। लेकिन अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं या सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई मटेरियल यूज किया जाता है तो वह है सिलिकॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन को हम ज़्यादा क्यों यूज करते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, सिलिकॉन का ज़्यादा प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि जर्मेनियम की अपेक्षा सिलिकॉन का हम प्रयोग अधिक क्यों करते हैं। तभी तो आप देखिए कि सारे फेवर जो सारे पॉइंट मिले आपको जर्मेनियम के पक्ष में मिले, क्योंकि जर्मेनियम की चालकता अधिक है, जर्मेनियम की मोबिलिटी अधिक है, जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी भी अधिक है और जर्मेनियम में होल्स की मोबिलिटी भी अधिक है। तब भी हम जर्मेनियम का प्रयोग न करके सिलिकॉन का प्रयोग क्यों करते हैं, तो उसके बारे में आपको पॉइंट मिलेगा धीरे धीरे। अब यहाँ से देखिए हम बात करते हैं टेम्परेचर रेंज की, तो यहीं से आपको धीरे धीरे अब सिलिकॉन के बारे में प्लस पॉइंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं टेम्परेचर रेंज की, तो हमारा जो जर्मेनियम होता है वो कितने डिग्री तक काम करता है, -60 से लेके और +75 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इतने डिग्री तक काम करता है हमारा जर्मेनियम। ठीक है दोस्तों, इसकी जो रेंज है, ठीक है, ये रेंज बढ़ भी सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं 75 डिग्री तक ही है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड दिया गया है। बाकी किसी बुक में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है तो वहाँ पर ज़्यादा दिया होता है। ठीक है, बाकी बात करते हैं हम सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन की जो मोबिलिटी है, मतलब जो इसका टेम्परेचर है वो कितना होता है, -60 डिग्री से लेके +175 डिग्री तक कार्य करता है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट मिला यहाँ पर का कि सिलिकॉन की जो टेम्परेचर की सहन शक्ति है वो जर्मेनियम की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, देखिए जर्मेनियम से 75 डिग्री तक कार्य कर रहा है, लेकिन हमारा जो सिलिकॉन है वो 175 तक, मतलब 100 डिग्री अधिक टेम्परेचर पर हमारा सिलिकॉन कार्य कर सकता है। तो इसकी टेम्परेचर रेंज है, तो हम कह सकते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम से अधिक ताप रेंज पर कार्य कर सकता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पॉइंट को आप याद रखना कि जो हमारा सिलिकॉन होता है वो जर्मेनियम से अधिक ताप रेंज में कार्य कर सकता है। तो इसीलिए ठीक है, जर्मेनियम का हम प्रयोग कम, सिलिकॉन का प्रयोग अधिक करते हैं। उसके एक रीज़न और है दोस्तों। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। हम आपको यही बताते हैं कि जर्मेनियम का प्रयोग कम क्यों करते हैं, सिलिकॉन का प्रयोग अधिक क्यों करते हैं। उसके पास एक रीज़न है दोस्तों। देखिए हम बात करते हैं जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखना, 32 होता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है। सिलिकॉन का 14 होता है, जर्मेनियम का 32 होता है। एक कई बार पूछा गया है कि जर्मेनियम के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, तो जर्मेनियम के परमाणु क्रमांक 32 होते हैं। बाकी सिलिकॉन की बात करते हैं, सिलिकॉन कितने होते हैं, 14 होते हैं। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं जर्मेनियम का, तो 2, 8, 18, ठीक है, 4 आएगा, इतना आएगा। ठीक है,
बाकी हम बात करते हैं 2 8 18 मतलब 18 8 26 26 2 28 4 32 हो गया, ठीक है। बात करते हैं सिलिकॉन की, तो 2 8 एंड 4। एक प्रकार से देखें अगर तो इसमें 4 कक्षाएं बन रही हैं, जबकि सिलिकॉन में 3 कक्षाएं ही बन रही हैं। तो इसको हम बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखिए, ये हमारा क्या है, ये मेरा सिलिकॉन है, ये हमारा क्या है, ये कक्षाएं हैं, ठीक है। ये 3 कक्षा बन रही है इसमें। बाकी हम बात करते हैं जर्मेनियम की, तो एक के बनी, एक ए बनी, एक ऑलरेडी ए बनी, एक और बन जाती है चौथी कक्षा, ठीक है। तो इसमें लास्ट में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही होते हैं, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। हम बात करते हैं सिलिकॉन की, तो ये भी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, सिलिकॉन का हम प्रयोग अधिक क्यों करते हैं। अब देखिए, जो ये देखिए कि ये हमारा सिलिकॉन कहाँ पे रखे हैं, नाभिक के पास है, ठीक है। तो देखिए नाभिक से इसकी जो दूरी है वो सिलिकॉन में कम है, बाकी जर्मेनियम में अधिक है, ठीक है। जब सिलिकॉन में इस इलेक्ट्रॉन को अगर सिलिकॉन से हमको बाहरी कक्षा में भेजना होगा तो हमको क्या होगा कि अधिक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब सिलिकॉन की स्टेबिलिटी क्या होती है, अधिक होती है। और हम बात करते हैं जर्मेनियम की, देखिए इसमें एक कक्षा बाहर है, मतलब नाभिक से थोड़ा दूर है। जो चीज़ नाभिक के अधिक पास होगी उसको नाभिक से दूर करने के लिए हमको अधिक एनर्जी लगानी पड़ती है, जबकि जो चीज़ नाभिक के पास होती है, मतलब नाभिक से थोड़ा दूर होती है, उसको दूर करने में हमको कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है, कि सिलिकॉन से यदि हमको क्रिस्टल परमाणु बाहर करना होगा, भेजना होगा बाहर, तो हमको कम मतलब कि अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम सिलिकॉन की प्रयोग अधिक करते हैं, जर्मेनियम का प्रयोग कम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों लीकेज करंट की भी, ठीक है। अब यहीं से आपको सारे पॉइंट आपको मिलेंगे सिलिकॉन के पक्ष में, क्योंकि हम सिलिकॉन का प्रयोग क्यों करते हैं आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हम बात कर लेते हैं क्या, लीकेज करंट या क्षार धारा की, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको याद रखना। ये सब चीज़ें आपको डायरेक्टली याद करनी है बस, ठीक है। तो बात करते हैं लीकेज करंट की, तो लीकेज करंट जो जर्मेनियम में होता है क्या होता है, वो माइक्रो एम्पियर में होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर। बाकी हम बात करते हैं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन में देखिए 10⁻⁹, ठीक है, मतलब नैनो एम्पियर में होती है। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप कि जर्मेनियम में माइक्रो एम्पियर में है, बल्कि सिलिकॉन में नैनो एम्पियर में है, मतलब कि जो लीकेज करंट होती है वो सिलिकॉन में बहुत ही कम होती है। इसीलिए सिलिकॉन का प्रयोग हम जर्मेनियम से अधिक करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन में जो क्षरण धारा है या लीकेज करंट है का मान क्या होता है, वो कम होता है। किससे कम होता है, जर्मेनियम से कम होता है। तो जर्मेनियम को देखिए माइक्रो एम्पियर में है, बाकी सिलिकॉन में हमारा क्या है, नैनो एम्पियर में है। दोस्तों आप पावर पे मत जाइएगा कि यहाँ 6 पावर है, यहाँ पर 9 पावर है, लेकिन माइनस में है, आप देखिए माइनस में। तो माइनस में क्या होता है, जो संख्या छोटी होती है वो अधिक होती है, जो अधिक होती है वो छोटी होती है। तो माइनस में पावर लगी है 10⁻⁹, तो इसका मतलब क्या है, सिलिकॉन की जो लीकेज करंट है वो कम होती है जर्मेनियम से। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होंगे, ठीक है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों बात करते हैं फर्मी लेवल की, ठीक है। क्या है फर्मी लेवल, तो फर्मी लेवल की बात करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको यही लाइन फर्स्ट लाइन पढ़ने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो फर्मी लेवल क्या होती है कि फर्मी लेवल किसी पदार्थ के ऊर्जा बैंड चित्र में उस ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है जिसकी संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जाने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछता है, यही स्टेटमेंट दे देता है, पूछ लेता है डॉट डॉट क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50% होती है। दोस्तों एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो आपको बस पढ़ना उस स्टेटमेंट को, जहां आपको एनर्जी गैप दिखे, मतलब फर्मी लेवल दिखे, फर्मी लेवल से अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप फट से अगर वहाँ पर 50% दिया है तो आपको 50% पे टिक कर देना है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको फर्मी लेवल कुछ करना नहीं, यही क्वेश्चन पूछता है फर्मी लेवल से, ठीक है। तो फर्मी लेवल से यही पूछेगा कि फर्मी लेवल किसी पदार्थ के ऊर्जा बैंड चित्र में उस ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है जिसकी संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन द्वारा भरे जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50% होती है। यही स्टेटमेंट ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके अलावा आपको फर्मी लेवल से कुछ नहीं पूछता। बाकी आपको फर्मी लेवल का फार्मूला देखना है तो आप देख सकते हो, फर्मी लेवल का फार्मूला दिया हुआ है
P इक्वल टू दिया हुआ है 1/1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ अपान के टी। ये हमारी क्या है, फर्मी लेवल की फार्मूला है। ठीक है, तो फार्मूला पूछा नहीं जाता, जो आपको पूछ रहा था मैंने आपको बता दिया, बस उसी पॉइंट को आपको याद रखना है बस। ठीक है, उसी पॉइंट से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी हम बात करते हैं फर्मी लेवल की। तो फर्मी लेवल हम बात करेंगे किसकी, ठीक है, तो अब देखिए पॉइंट को भी। तो फर्मी लेवल हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होगी, एन टाइप में क्या होगी, पी टाइप में क्या होगी, एक्सट्रिंसिक में क्या होगी, सब के बारे में बात करेंगे। फर्मी लेवल कहाँ पर पाई जाती है। तो 0 डिग्री केल्विन पर इलेक्ट्रॉन कितनी ऊर्जा को प्राप्त करता है, वो हमारी क्या है, ठीक है, एनर्जी गैप या फर्मी लेवल। ठीक है, तो एनर्जी गैप फार्मूला मैंने बताया था आपको, ई सी माइनस ए बी है। हम बात करते हैं इंटेंसिव सेमीकंडक्टर में या शुद्ध अर्धचालक में फर्मी लेवल। तो हमारा जो शुद्ध अर्धचालक होता है या जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जो उसमें एनर्जी गैप पाई जाती है, वो कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के मध्य में पाई जाती है। ये कई बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछेगा आपसे कि शुद्ध अर्धचालक में फर्मी लेवल कहाँ पर पाई जाती है। तो शुद्ध अर्धचालक में जो फर्मी लेवल पाई जाती है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के मिडिल में पाई जाती है। ठीक है, फर्मी लेवल। ठीक है, हम आशा करते हैं कि चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, हमने बताया भी था आपको कि कंडक्शन बैंड में क्या होता है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी बैंड में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो इनके बीच में मध्य में हमारा क्या पाया जाता है, फर्मी लेवल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। हम बात करते हैं दोस्तों एन टाइप की। तो एन टाइप में जो हमारा फर्मी लेवल होता है, ठीक है, तो एन टाइप में अर्धचालक में फर्मी लेवल जो होगा वो कंडक्शन बैंड के पास में होता है। तो एन टाइप में जो हमारा फर्मी लेवल होगा वो कंडक्शन बैंड के पास में होगा। ये है मेरा कंडक्शन बैंड, इसके पास मेरा फर्मी लेवल है। बाकी जो हमारा पी टाइप होगा, पी टाइप में जो फर्मी लेवल होगा वो वैलेंसी बैंड के पास में होगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहाँ पे होता है। तो आपको बताएगा नियर टू कंडक्शन बैंड या कंडक्शन बैंड के पास में होता है। आपसे पूछे कि पी टाइप में फर्मी लेवल कहाँ पे होता है, तो आपको बताना रहेगा नियर टू वैलेंसी बैंड या वैलेंसी बैंड के पास में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन में आया है। यही 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। डायरेक्ट वो स्टेटमेंट पूछ लेगा कि प्रोबेबिलिटी कितना होती है सोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, 50% होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा एन टाइप में फर्मी लेवल कहाँ पाया जाता है। तो एन टाइप में फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पी टाइप में वैलेंसी बैंड, मतलब कि पी टाइप में फर्मी लेवल कहाँ पाया जाता है। तो पी टाइप में फर्मी लेवल वैलेंसी बैंड के पास में पाया जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर तापमान को बढ़ाते हैं तो फर्मी लेवल नीचे की ओर मूव करता है। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा जो फर्मी लेवल होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, हम बात करते हैं दोस्तों पी टाइप की। तो पी टाइप में क्या है कि पी टाइप में जो फर्मी लेवल होगा हमारा वो वैलेंसी बैंड के पास होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा पी टाइप है, तो पी टाइप में जो हमारा फर्मी लेवल है वो कहाँ पे है, पी टाइप फर्मी लेवल हमारा वैलेंसी बैंड के पास में है। ठीक है, तो पी टाइप में फर्मी लेवल वैलेंसी बैंड के पास में होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो फर्मी लेवल ऊपर की तरफ मूव करेगा। क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, मतलब मिडिल में आने का प्रयास करेगा। और जब हम कंडक्शन बैंड में हम लगाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नीचे की तरफ मूव करता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब पॉइंट है दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आपको ये आज की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी हद तक आप कुछ ना कुछ गेन जरूर किए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो एक बार समझ में नहीं आई है तो वीडियो को आप दोबारा देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगी। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। हम डायरेक्ट जो पॉइंट लिखाए हैं ना, अगर ये पॉइंट आपको याद रहे तो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के आप हर एक क्वेश्चन कर लोगे। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अभी मैं आपको इसके लिए कम से कम में 700 से 800, ठीक है, या आपको 1000 क्वेश्चन, मान के चलो कि 1000 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, 700 से 800 अभी लेके चलिए इतना, बाकी 1000 पूरा कर देंगे। ठीक है, लेकिन 700 से 800 क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ सिर्फ सेमी कंडक्टर फिजिक्स से। ठीक है, सेमी कंडक्टर फिजिक्स से आपको इतने क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अगर यदि आप इतने क्वेश्चन आप कर लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और एक एक क्वेश्चन को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप वीडियो को बस शेयर करते रहें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ इस वीडियो को। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट में क्या है, टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है कि 0 डिग्री केल्विन में जो टेम्परेचर होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, जो कि -73 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
ठीक है। बात करते हैं 300 डिग्री केल्विन को, तो हम उसे बोलते हैं रूम टेम्परेचर। बात करते हैं सेंटीग्रेड पैमाना में, तो सेंटीग्रेड में कितना होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में किया जाता है। बात करते हैं 290 डिग्री केल्विन पर, इसे बोलते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर या वातावरण का तापमान। तो सेल्सियस की बात करते हैं तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका हम कम्युनिकेशन या दूरसंचार क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। 0 डिग्री केल्विन को ही -273 डिग्री केल्विन भी कहा जाता है। एक टेम्परेचर दोस्तों और होता है, उसको मैंने नहीं लिखा, उसको याद रखना। एक होता है स्टैंडर्ड रूम का टेम्परेचर, ठीक है, जो हमारा स्टैंडर्ड रूम का टेम्परेचर होता है। बात करते हैं अगर हम केल्विन के रूप में, तो केल्विन में होता है 298, ठीक है। लेकिन बात करते हैं सेंटीग्रेड में, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये रूम टेम्परेचर, ठीक है, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर का। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसें होती हैं लगभग वो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर पर ही रखी जाती हैं, ठीक है। तो यदि आप किसी शॉप में अगर गए होंगे आप काम करने, या किसी मतलब कि इंडस्ट्री में आप काम किए होंगे, तो आप देखते हो कि वहाँ पर जो एसी चलती है ना, वो एसी आपके लिए हमारे लिए नहीं चलती है, वो चलती है जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें होती हैं, उन्हीं का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो सब चलती हैं, ठीक है। वो हमारे वो आपके लिए नहीं चलती है कि हम और आप काम करते हैं तो इसलिए एसी लगाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, 25 डिग्री टेम्परेचर लाने के लिए वो चलाया जाता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रूम का टेम्परेचर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो स्टैंडर्ड रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री होता है, ठीक है। बात करेंगे हम केल्विन की तो 298 डिग्री केल्विन होगा। बात करते हैं सिर्फ रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सिर्फ अगर रूम टेम्परेचर की बात करेगा तो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री होगा, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। इस चीज़ को दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है। जितनी हमारी सीएनसी मशीनें काम करती हैं, आपने सीएनसी मशीन के बारे में सुना होगा, ठीक है, वो सब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही कार्य करती हैं, ठीक है। हम आशा करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आएगी। बात करते हैं दोस्तों थर्मल वोल्टेज की, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है थर्मल वोल्टेज जो आता है, ठीक है। बाकी फार्मूला तो पूछा नहीं जाता, लेकिन आप याद रखें, ठीक है। तो थर्मल वोल्टेज का फार्मूला होता है, थर्मल वोल्टेज फार्मूला क्या होता है, वी टी इक्वल टू होता है T/11,600। ये क्या होता है, थर्मल वोल्टेज का फार्मूला होता है। बाकी टी क्या है, हमारा तापमान है 0 डिग्री केल्विन पर। बाकी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन यही लाइन जो लिखी है, यही लाइन आपसे पूछी जाती है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर थर्मल वोल्टेज कितना होता है, ये बस आपको याद रखना है। रूम टेम्परेचर पर थर्मल वोल्टेज कितना होता है, 26 मिली वोल्ट होती है। इसके अलावा दोस्तों आपसे कुछ नहीं पूछेगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स में। दोस्तों सेमीकंडक्टर फिजिक्स यहीं पे समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि लेक्चर आपको पसंद आया है तो उसे आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।